हेलो डॉक्टर्स। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आगे के लेक्चर में हमने कहाँ छोड़ा था? फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ एटॉमिक रेडियस तक पढ़ा था। तो वही चीज मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि जिससे आपके लिए इजी हो जाए। तो Z इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो डिपेंड करता है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? एटॉमिक रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे? एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? डिस्टेंस बढ़ेगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, और इसी वजह से क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। कब? जब एटॉमिक रेडियस क्या हो? डिक्रीज हो तब। वैसे ही नंबर ऑफ सेल की बात करें हम, तो नंबर ऑफ सेल जो है वो जैसे जैसे इंक्रीज हो गए वैसे वैसे एटॉमिक रेडियस क्या होगी? इंक्रीज होगी। सीधी बात है। जैसे कि फर्स्ट सेल है तो उसमें हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरा सेल है तो उसमें लिथियम, आगे सेल जाओगे तो लिथियम के बाद सोडियम। वैसे अलग अलग जो एटम है उसकी जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, और इसी वजह से रेडियस भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। मीन्स एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी। कब? जब नंबर ऑफ सेल क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। जैसे कि हमारे पास लिथियम का है, लिथियम लीना के रब से फरार, राइट? तो इसमें क्या पहला जो था उसमें फर्स्ट एक सेल, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, वैसे अलग अलग सेल में वो क्या हो जाएगा? रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। तो ये तो सेकंड फैक्टर हुआ कि जो अफेक्ट करता है। अब दूसरा मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। जैसे जैसे बॉन्ड बढ़ेगा, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तब आप देखो तो उसका जो डायामीटर है वो कितना है? 1.54 एंगस्ट्रॉन होता है। मीन्स डायामीटर को आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? रेडियस मिल जाएगी, वो भी कोवेलेंट रेडियस। मीन्स मल्टीपल बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर, वैसे वैसे रेडियस क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो 3 फैक्टर अफेक्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस को। फर्स्ट जेड इफेक्ट, दूसरा नंबर ऑफ सेल, और तीसरा मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। ओके, आगे के लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस फाइंड करने के लिए स्टीवनसन और शूमेकर फॉर्मूला देखा था, तो उसमें थोड़ा चेंजेस है, याद रख लेना। डी ए और बी एटम इक्वल टू क्या था? डी ए एटम प्लस डी बी बी एटम माइनस, यहां पे मैंने आपको बोला था 0.09। ए फॉर्मूला जो है वो किसके लिए? एंगस्ट्रॉन मेजर करने के लिए है, और ये जो फॉर्मूला है उसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? पिकोमीटर में आएगा। ओके, वैसे ही सेम पोर्टर फॉर्मूला, जो पोर्टर फील्ड फॉर्मूला है, तो उसमें भी सेम टू सेम कि डी ए बी एटम इक्वल टू डी ए एटम प्लस डी बी बी एटम और -7। तो मैंने आपको क्या बोला था? 0.07 बोला था, और x ए माइनस एक्स बी स्क्वायर। मीन ए जो फॉर्मूला है वो किसके लिए? पिकोमीटर। और मैंने आपको जो बोला था आगे के लेक्चर में वो किसके लिए थे? एंगस्ट्रॉन के लिए थे। ये बात आप रिमाइंडर कर लेना, क्योंकि वो हमने आगे के लेक्चर में डिस्कस की थी की। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन किसको बोलते हैं? कि द डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम एंड आयन with increasing atomic number from La to Lu, lanthanide to Lu is called lanthanoid contraction। Means जो एटम और आयन होगी उसकी जो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जैसे होगी वैसे वैसे उसकी साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। जैसे कि L है मीन्स लेंथेनॉइड है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जेनियम F4F0 5D1 और 6S2। मीन्स यहाँ पे जो 4F है वो कैसी है? 0 है। बट यहाँ पे आप देखो तो ये N है सेल, ये N-1 सेल है, और ये N-2 सेल है। आप देखो N-2 सेल है, वहां पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है अभी। बट जैसे जैसे आप 57 से लेके 71 तक आप जाते हो तब क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। मीन्स जेनॉन 4F14 5D1 और 6S2। मीन्स यहाँ पे 4F है
और फुल्ली क्या हो जाएगी, फिलअप हो जाएगी, मीन 40 इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएगी। इसी वजह से पुअर सीलिंग इफेक्ट क्रिएट होगी। 4f इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा सडनली। इसी वजह से इसके बाद का जो एटॉम एलिमेंट होगा वहां पे आप जाओगे तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे पुअर सीलिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन इज इंक्रीज सडनली। न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, इसी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स क्या हुआ, डिक्रीज इन साइज, साइज डिक्रीज होगी। जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ेगा लेंथेनाइड सीरीज में, वैसे वैसे साइज होती है और डिक्रीज होती है। क्यों होती है, बिकॉज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप होने की वजह से। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है तो थोड़े कॉन्सिक्वेंस हो गए। तो कौन से कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जैसे कि हम देखें तो लेंथेनॉइड में आप देखोगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आपको पता है जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी कैसे देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वैसे ही मेटेलिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, मींस मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक कैसे हो गए, डिक्रीज हो गए। और एक क्वेश्चन है वो तो नीट में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिविटी क्या होती है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में, तो डिक्रीज होती है इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिविटी। वैसे ही इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। मींस आयनिक रेडियस आप देखो तो जैसे जैसे आप लेंथेनाइड से लेके एलयू तक जाओगे वैसे वैसे आयनिक रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे रेडियस कम होगी वैसे वैसे अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो ये बात याद रखना, फिर से बोल देता हूं कॉन्सिक्वेंस कौन से होते हैं लेंथेनॉइड के। पहला, आयोनिक एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहां पे देखो आपको पता चलेगा डी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसकी रेडियस देखो। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लेंथेनाइड वाली सीरीज है, ओके, लेंथेनाइड है, जेड है, टी है या टंगस्टन है, तो उसमें आप देखो ओएस है, इरिडियम है, प्लेटिनम है, एयू है, एसजी है, तो उसका जो मेटेलिक रेडियस है उसकी जैसी मेटेलिक रेडियस किसकी है, वाई, हाफमियम, नोबियम, मोलिबेंडम, टीसी, रुहिडियम, पैलेडियम, एजी और सीडी, ये सब की कैसी है, एज इट इज। मीन डी ब्लॉक है दोनों, पर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि दोनों की जो मेटेलिक रेडियस है वो कैसी आ रही है, सेम टू सेम आ रही है ऑलमोस्ट। ओके, पर बाद में आप देखो स्कैंडियम है, टिटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, तो उसकी जो मेटेलिक रेडियस है वो कैसी है, एटॉमिक नंबर जैसे बढ़ रहे हैं वैसे पहले डिक्रीज हो रही है, फिर कांस्टेंट हो रही है और फिर से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये तो हुआ डी ब्लॉक एलिमेंट की रेडियस। बट आप 4f सीरीज में एक बात नोट डाउन कर लेना कि 4f सीरीज जो है एलिमेंट की, वहां पे लेंथेनॉइड में आप देखोगे तो पहले यहां पे क्या होगा, 4f0 फिर 4f1, बट अब जब 63 1 2 3 4 5 6 और 7 63 नंबर के एलिमेंट के पास आओगे ना, तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4f7 5d0 और 6s2। तब अब देखो मेटेलिक रेडियस क्या हो रही है, सडनली इंक्रीज हो रही है। क्यों, तब जो एटम है वो कैसा हुआ, स्टेबल हुआ। 4f मीन हाफ फिलअप हो गई इसी वजह से। और जब फुल्ली फिलअप होती है तभी भी आप देखो क्या हो रहा है, मेटेलिक रेडियस क्या हो रही है, सडनली इंक्रीज हो रही है। मींस जब स्टेबिलिटी में एलिमेंट आए तब मेटेलिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो यहाँ पे हाफ फिलअप हुई 4f7 और 4f14। ओके, अब थोड़े एनसीईआरटी चैलेंजेस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आप एनसीईआरटी चैलेंजर में,
द reconfiguration of periodic table was caused by element with, कौन से एलिमेंट से रिकॉन्फ़िगरेशन किया गया पीरियोडिक टेबल का? तो इसका जो आंसर है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल को रिकॉन्फ़िगरेशन करने के लिए साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला था, और वो हुआ था यूरेनियम से। अब यूरेनियम कौन से नंबर का था? 192 से, और 102 वाला जो ट्रेंड है उसके बाद, मीन्स इसका आंसर आएगा बी, Z इक्वल टू 92 और 102, जिसको बोला जाता है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, कि जिसकी वजह से रिकॉन्फ़िगरेशन किया गया था पीरियोडिक टेबल का, ये याद रखना। दूसरा एनसीईआरटी चैलेंजर में क्वेश्चन देखो, इन विच पेयर ऑफ एलिमेंट सेपरेट इज नॉट डिफिकल्ट ड्यू टू द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी? कौन सी पेयर ऐसी है कि जिसको आप इजीली डिफरेंट कर सकते हो, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है वैसे? तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी है? ये सबकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्यों? जैसे कि Zr और हाफनियम, नोबियम एंड टेलुरियम, मोलिबेंडम और टंगस्टन, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी ये सेम है, मीन सेम फिजिकल प्रॉपर्टी वाले है तीनों। इसी वजह से इसका आंसर क्या आएगा? EU और YB, मीन्स 63 नंबर का एलिमेंट है, ये 70 नंबर का एलिमेंट है, ये इसका आंसर आएगा, जिसकी सेम प्रॉपर्टी है नहीं फिजिकली। एनसीईआरटी चैलेंजर में विच एलिमेंट हैज अ लार्जेस्ट मेटाबॉलिक रेडियस अमंग द लैंथेनॉइड? नीचे में जितने भी एलिमेंट दिए गए उसमें कौन से एलिमेंट में मेटेलिक रेडियस है वो सबसे ज्यादा है? अब आप देखो, लैंथियम, ER और DI, ये तीनों ऐसे है कि जो नजदीक है, मीन्स उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबिलिटी वाले नहीं है, बट ये 63 नंबर का एलिमेंट है EU, तो तब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Xe, मीन्स ये नोबल गैस, 4f6, 5d1 और 6s2, बट वो स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है? 5d1 में से एक इलेक्ट्रॉन लेके 4f7 कर देता है, मीन्स वो स्टेबिलिटी वाला बन गया। मीन्स स्टेबिलिटी वाला जब बनता है, तब मैंने आपको आगे बताया कि जब हाफ फिलअप हो या फुल फिलअप हो, तब जो मेटेलिक रेडियस होती है सबसे ज्यादा होती है। वैसे ही आगे हमने YB देखा था जो 70 वाला, उसकी भी जो 4f ब्लॉक है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है फुल्ली फिलअप है, मीन उसकी भी क्या होगी? मेटेलिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी। तो ये तो बात हुई किसकी? सबसे ज्यादा मेटेलिक रेडियस वाले लेंथेनॉइड एलिमेंट को फाइंड करना था, तो कौन सा है? EU। वैसे आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इन साइज? नीचे में से कौन सा सबसे लार्जेस्ट है? अब ये सिंपल है, क्यों? ये सब में आप इलेक्ट्रॉन के नंबर देखोगे तो कितने आएंगे? 10 आएंगे। तो मैंने आपको बोला एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा, वैसे हिसाब से आप क्या कर पाओगे? डिसाइड कर पाओगे कि किसकी जो साइज है वो सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी? नाइट्रोजन की होगी। क्यों? यहाँ पे आपने देखा कि भाई प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके हिसाब से आप क्या कर पाओगे? डिनोट कर पाओगे कि लार्जेस्ट साइज किसकी है, क्योंकि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला है। यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है। तो आप समझ सकते हो कि भाई प्रोटॉन के नंबर जितने ज्यादा हो गया उतने अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा।